ये है आलिया। ये तुर्की के एक शहर में जो कि सीरिया बॉर्डर के पास पड़ता है, वहाँ अपने घर से भाग आई है। शायद इसको पता नहीं है कि यहाँ अपने घर से भागने वाली औरतों के साथ क्या किया जाता है। फिर ये एक आदमी का फोन चुरा लेती है, लेकिन जब ये अपने घर फोन मिलाने लगती है तब सामने से कुछ लोग इसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। फिर ये उनसे बचकर गली के दूसरी साइड भागने लगती है। तभी एक औरत से टकराकर इसका फोन नीचे गिर जाता है। फिर एक कार आकर इसको उड़ा देती है। ये कौन है और यहाँ कैसे आ गई, ये सारी स्टोरी जानने के लिए वीडियो पूरी देखें और दिल थाम के बैठ जाइए। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया था। फिर पश्चिमी देश के लोग अफगानिस्तान छोड़कर भागने लगे। बाहर के लोगों की बात छोड़िए, खुद अफगानिस्तान के लोग भी यहाँ नहीं रहना चाहते थे। अब 3 दिन पीछे चलते हैं। ये है अविनाश। ये एक फ्रीलांसर है। ये पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। फिलहाल ये इजराइल में है और यहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक मेंबर से मिलने आया है। वो इसको हुसैनिया नाम के एक ईरानी आतंकवादी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। हुसैनिया ने एक ही दिन में 4 अलग अलग देशों में इजराइल के दूतावास को बम से उड़वा दिया था। इसीलिए ये हुसैनिया को किसी भी हालत में मरवाना चाहते हैं। फिलहाल हुसैनिया अमेरिकी फौजियों की गिरफ्त में है, जो उसको काबुल से अमेरिका ले जाने वाले हैं। अविनाश को ये काम डॉक्टर आरिफ अजमल ने दिलाया है और इस काम के लिए इनको काफी मोटी रकम मिली है। फिर अविनाश तजाकिस्तान में जाकर अपने बाकी दोस्तों से मिलता है। ये सभी भी फ्रीलांसर हैं और सब मिलकर काम करते हैं। फिर ये अफगानिस्तान में जाकर हुसैनिया को मारने का प्लान बनाते हैं। ये सब अलग अलग देशों से है, कोई एक्स पुलिसमैन तो कोई एक्स मिलिट्री मैन है। फिर ये अमेरिकी फौजियों की ड्रेस पहनकर अफगानिस्तान एयरबेस पर जाते हैं। वहाँ जाकर ये सब हुसैनिया को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। तभी इनका एक साथी इनको हुसैनिया की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। फिर ये लोग अमेरिकी फौजियों को घात लगाकर मारते हैं और हुसैनिया तक पहुँच जाते हैं। फिर अविनाश हुसैनिया के पास जाता है और उसे ठोक देता है। फिर ये अपने काम को पूरा करके वहाँ से निकल लेते हैं। अविनाश मोरक्को में रहता है। फिर वो अपने घर जाता है और वहाँ जाकर अपने आर्मर रूम में जाता है। फिर वो अपनी सभी मेल्स चेक करता है। फिर शाम को ये जॉगिंग करता हुआ सुपरमार्केट जाता है और वहाँ से अपना रोजमर्रा का सामान लेकर आता है। अविनाश की एक वाइफ भी है जो दिमागी तौर पर बीमार है। फिर वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है। इसकी वाइफ की हालत में पहले से कुछ सुधार था। इसको ये दिमागी परेशानी क्यों हुई, इसके पीछे भी एक दुखद कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगले सीन में हम एक्स इंस्पेक्टर इनायत खान को देखते हैं। ये उसी आलिया का बाप है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। ये अविनाश का बहुत अच्छा दोस्त था। इसने अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इसकी हेल्प नहीं की। इसलिए अब ये इंडियन सिस्टम से डिस्टर्ब हो गया है। फिर ये जबरदस्ती अपनी कार में बैठकर अमेरिकन कंसुलेट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले इसे रोक लेते हैं। इसका इरादा किसी को मारना नहीं था, बल्कि ये तो यहाँ खुद मरने आया था। जब ये अपनी गन निकालता है तो सभी पुलिस वाले इसको शूट कर देते हैं। फिर वहाँ बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाया जाता है, इस शक के आधार पर कि कहीं इसकी कार में बॉम्ब ना हो। लेकिन इसकी कार में ना तो बॉम्ब था और ना ही इसकी गन में बुलेट। इस घटना के बाद डॉक्टर आरिफ अविनाश को फोन करके बताते हैं कि जल्दी से CNN देखो। उसमें दिखाया जा रहा था कि इनायत खान ने कई लोगों को मारने की कोशिश की। अब ये सच में टेररिस्ट अटैक था या फिर सुसाइड, कुछ कहा नहीं जा सकता। कई साल पहले अविनाश और इनायत खान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन दोनों की जोड़ी धर्मवीर की जोड़ी थी। अक्सर इन दोनों की फैमिली डिनर पर भी इकट्ठा जाया करती थी। एक रात इनायत खान अविनाश को कहता है, पता नहीं कौन सी गोली पर हमारा नाम लिखा हो, वादा कर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ सबीना और मेरी बेटी आलिया का ख्याल रखेगा। अविनाश उससे प्रॉमिस करता है। जैसे ही अविनाश को इस घटना का पता चलता है, वो प्लेन पकड़कर सीधा मुंबई आ जाता है। जब अविनाश अपने दोस्त की कब्र के पास खड़ा था, तब उसके पास डॉक्टर आरिफ अजमल का फोन आता है। वो बताता है कि मुझे खुद नहीं पता चला, वरना मैं इसकी हेल्प जरूर करता। फिर वो सबीना भाभी से मिलने जाता है। वो बताती है कि 1 महीना पहले ही आलिया सिंगापुर से ग्रेजुएट कर आई थी। वहाँ वो मोहसिन नाम के एक लड़के से मिली थी। मलेशिया में उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है और मुंबई में भी एक ब्रांच है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उसकी फैमिली भी काफी अच्छी थी। इनायत ने थोड़ी बहुत पूछताछ भी की। सबने ये बताया कि फैमिली बहुत अच्छी है, सब ठीक ठाक लग रहा था। फिर हमने पिछले महीने 22 तारीख को उनका निकाह करवा दिया। फिर 1-2 दिन बाद हम उनको रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट गए। बस वही हमने आलिया को आखिरी दफा देखा था। दूसरे ही दिन इनायत को आलिया का फोन आया। वो बोली कि हम सब लोग वेकेशन मनाने के लिए इस्तांबुल आ गए हैं। वहाँ जाकर वो बहुत खुश थी। वो हमसे हर रोज बात किया करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से उन सब के फोन बंद आने लगे। फिर इनायत ने मलेशिया और इस्तांबुल एजेंसियों के साथ बात की, लेकिन वहाँ उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। इनायत को अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा। जब उसने अपने साथी पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की।
जब वो मंत्री से मिलने गया तो मंत्री भी उसे इग्नोर मारकर चला गया। इनायत खुद को लाचार महसूस कर रहा था। परसों जब वो अपने घर से जल्दी निकले तो मैंने करीब 11 बजे उनके साथ फोन पर बात की। बस उसके ही कुछ देर बाद ये सब हो गया। इनायत को यकीन था सिर्फ तुम ही आलिया को वापस ला सकते हो, लेकिन तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। अविनाश कहता है अगर इनायत के पास मेरा मोबाइल नंबर होता तो पहले ही कोई ना कोई उसे मार चुका होता। फिर वो मोहसिन के मुंबई वाले घर का एड्रेस पूछकर वहाँ जाता है। वो घर लॉक था। फिर उनके सामने वाले फ्लैट में रहने वाली लेडी बताती है पहले जब भी वे आया करते थे बहुत मिलते जुलते थे, लेकिन अब की बार जब वे आए तो अलग ही बिहेव कर रहे थे। वे हर समय फरद खाला के साथ रहते थे। वो उनकी दूर की रिश्तेदार है और सबके रिश्ते में कहीं ना कहीं से निकल ही आती है फरद खाला। फिर अविनाश उसके घर का एड्रेस पूछकर वहाँ पहुँच जाता है। फरद खाला पूछती है क्या आप पुलिस वाले हैं? अविनाश कहता है नहीं, फैमिली से हूँ। उन सबके फोन बंद आ रहे हैं इसलिए चिंता हो रही थी। क्या बात करती थी आप उनसे? सुना है कि वे सारी बातें आपकी ही मानते थे। इस पर फरद खाला कहती है ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अविनाश कहता है आप बताइए तो सही, मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझ जाऊंगा। फरद खाला कहती है मैं तो सही राह पर आने की दावत देती हूँ। मैं उनसे पहली बार मलेशिया में मिली थी। वहाँ मैं धर्म प्रचार कर रही थी। फिर खालिद भाई की बीवी असर ने मुझे पहचान लिया। उनका पहरावा देखकर मुझे पता चल रहा था वे अपने दीन से कितना दूर हो गए थे। फिर मैंने उनको फिर से दीन के रास्ते पर चलने के लिए समझाया। मैंने उन्हें समझाया कि पर्दा करना सीखिए, अपने शोहर और भाइयों को भी शरीयत और हदीस की हिदायत सिखाइए। वे लोग काफी समझदार थे। वे जल्दी ही मेरी बात मान गए। मैं अक्सर मलेशिया, इंडोनेशिया, कुवैत, कतर जाती रहती हूँ। फिर अविनाश पूछता है आप कौन सा पाठ पढ़ाती हैं लोगों को? खाला गुस्सा हो जाती है और कहती है वे कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो मैंने उन्हें बरगला दिया। जहाँ गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं। फिर अविनाश सीधा डॉक्टर आरिफ अजमल के घर जाता है। वो बताता है कि इन लोगों ने आलिया को कुछ नहीं बताया होगा। वो अनजाने में इनके प्लान का हिस्सा बन गई। अविनाश कहता है मुझे इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस आलिया को वापस लाना चाहता हूँ। डॉक्टर आरिफ बताते हैं कि जब वे यहाँ से निकले तो वे मलेशिया जाने के लिए ही निकले थे, लेकिन प्लान में चेंज एयरपोर्ट पर जाकर आया होगा। एयरपोर्ट पर मोहसिन आलिया को बताता है कि खालिद भाई साहब ने हमें सरप्राइज दिया है, हम हनीमून के लिए इस्तांबुल जा रहे हैं। डॉक्टर आरिफ बताता है कि पिछले 6 महीनों से आईसिस फिर से हरकत में आ गई है और इस्तांबुल सीरिया जाने का सबसे बढ़िया पिक स्टॉप है। वहाँ से सीरिया जाने के लिए नए रास्ते खुले हैं, इसीलिए उन्होंने इस्तांबुल चुना होगा। इस्तांबुल जाकर मोहसिन ने क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर दिया होगा क्योंकि उन्हें ऐसा करने की इंस्ट्रक्शन मिली होगी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने फोन और क्रेडिट कार्ड दोनों ही यूज करने बंद कर दिए होंगे और आगे उनके साथ जो भी हुआ होगा बुरा ही हुआ होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोहसिन आलिया को कहता है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ अनकवर्ड जाना अलाउड नहीं है और ना ही फोन अलाउड है, लेकिन एक फोन आलिया के पास अब भी रह गया था जिसमें इंटरनेशनल पैक डला हुआ था। फिर वे अपनी प्रॉपर ड्रेस पहनकर रेगिस्तान में जाकर एक टैक्सी का इंतजार करते हैं। फिर उन सबको लेने के लिए वहाँ एक वैन आती है। आलिया को अब भी नहीं पता था ये लोग उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। रास्ते में उनके पासपोर्ट चेक किए जाते हैं। आलिया मोहसिन से पूछती है यहाँ इतनी चेकिंग क्यों हो रही है? पहले तो कहीं नहीं हुई। मोहसिन कहता है ये जगह सीरिया बॉर्डर के पास है इसीलिए हो रही है, हमारा होटल बस आने ही वाला है। फिर ड्राइवर मकसूद भाई के पास फोन करता है और कहता है कि कोरियर आ रहा है और फिर मकसूद खलीफा को जाकर बताता है कि और नई भर्तियां हो रही हैं। खलीफा उसे कहता है कि इंशाल्लाह तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह लगन से काम करते रहोगे तो एक दिन हमारी ही जीत होगी। फिर वे मर्दीन बॉर्डर पहुंच जाते हैं। वहाँ होटल में आलिया अपने शोहर को कहती है यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, ये हम कहाँ आ गए हैं। अब मोहसिन के भी तेवर बदल चुके थे। वो कहता है कि हमने आईसिस ज्वाइन कर ली, हम सीरिया जा रहे हैं। ये बात सुनकर आलिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं मोहसिन आलिया को बताता है कि हम सीरिया जा रहे हैं, वहाँ हमारे लोगों को हमारी जरूरत है, आराम कर लो, हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। फिर मोहसिन वहाँ से चला जाता है। जब सुबह होती है तो आलिया जाकर देखती है उसके घर वाले एक रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। अब उसके पास भागने का मौका था। फिर वो फर्स्ट फ्लोर से कूदकर नीचे जाती है और इस घर से बाहर जाने लगती है। ये घर नहीं एक भूल भुलैया था। आलिया नंगे पांव ही घर से भाग आई थी। जब मोहसिन अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ आलिया नहीं है। फिर वो खुली हुई विंडो देखकर समझ जाता है कि आलिया वहाँ से तीतर हो गई है। फिर आलिया उन पतली गलियों में से जाते हुए एक आदमी का फोन उठा लेती है और अपने पापा का नंबर डायल करने लगती है, लेकिन तभी सामने से मोहसिन आ जाता है।
आलिया वहाँ से भाग जाती है और उसकी कार में से कुछ लोग निकलकर आलिया का पीछा करने लगते हैं। एक औरत से टकराकर आलिया का फोन वहीं गिर जाता है। तभी उस गली से बाहर जाते समय मोहसिन अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है। आलिया बेहोश हो जाती है और मोहसिन उसे पकड़ लेता है। 7 साल पहले एक हवलदार नोटिस करता है एक होटल रूम में एक लड़की बंद है और वो मदद के लिए पुकार रही है। फिर हवलदार इंस्पेक्टर अविनाश को फोन करके बुलाता है। होटल का मैनेजर बताता है कि ये होटल जयंत जोगी का है। वो होम मिनिस्टर DK पाटिल का साला है। उन्होंने ही दरवाजा न खोलने को कहा है। लड़की का थोड़ा बकाया बाकी है। इनायत खान कहता है दरवाजा नहीं खोलेगा तो तू भी सीधा जेल जाएगा। मैनेजर डर के मारे दरवाजा खोल देता है। फिर जयंत जोगी खुद पुलिस स्टेशन जाता है और इनायत खान को कहता है अभी की अभी मुझे वो लड़की वापस चाहिए। इनायत खान कहता है कि उस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है, लेकिन जयंत जोगी अनाप शनाप बोलने लग जाता है। उसकी बातें सुनकर अविनाश को गुस्सा आ जाता है और वो एक गर्मा गर्म झापड़ जयंत जोगी के कान पर पेल देता है। फिर कमिश्नर उनको जबरदस्ती जयंत जोगी से माफी मांगने के लिए भेजता है। होम मिनिस्टर उन लोगों को नीचे बैठने के लिए कहता है। फिर वे दोनों नीचे बैठ जाते हैं। अविनाश जयंत जोगी से माफी मांगता है। होम मिनिस्टर कहता है कल असेंबली में आकर सबके सामने माफी मांगना। अविनाश कहता है सर माफी नहीं मांगूंगा तो भी आप निकाल देंगे, असेंबली में आकर माफी मांगूंगा तो भी नौकरी जाएगी। गंजा होम मिनिस्टर उसे फिर से असेंबली में आकर माफी मांगने के लिए कहता है। फिर इनायत खान दरवाजा बंद कर देता है और अविनाश जयंत जोगी को एक और झापड़ देता है और एक झापड़ होम मिनिस्टर को भी देता है। बस इसी तरह इन दोनों की नौकरी चली गई थी। अब स्टोरी प्रेजेंट डे में आती है। ब्यूरो में बताया जाता है कि नौकरी जाने के 1 साल बाद कुछ अननोन गुंडों ने इनायत खान पर अटैक कर दिया था और उसे अपाहिज बना दिया। पिछले महीने उसकी बेटी की शादी हुई थी और वो अपने इन लॉज के साथ मिसिंग हो गई, लेकिन उसका अमेरिकन कंसुलेट के सामने जाकर सुसाइड करना ये समझ नहीं आया। रघविंदर सेतु कहता है इनायत खान ने वहाँ सुसाइड की सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए। वो सिर्फ अटेंशन पाना चाहता था ताकि कोई तो उसकी मदद करने के लिए आए। इनायत खान की बीवी ने बयान में बताया था कि वे लोग हर जगह से मदद मांगकर थक गए थे। मुझे लगता है कि कहानी अभी शुरू हुई है। दूसरी तरफ वे सभी वैन में बैठकर दायर अज जावर पहुंच जाते हैं जो कि इराक सीरिया के बॉर्डर पर है। उस इलाके में इन लोगों की खुद की आर्मी थी। इनके पास जंग के सभी साधन थे। फिर इस शहर के चौक में जाकर गाड़ी रुक जाती है। ये सभी गाड़ी से बाहर आते हैं। ये सभी यहाँ अपनी मर्जी से आए थे। इनको जोर जबरदस्ती से नहीं लाया गया था। आलिया ने ऐसे आदमी आज से पहले सिर्फ टीवी न्यूज चैनलों में ही देखे थे। फिर ड्राइवर उन सबको हेडक्वार्टर ले जाने लगता है। अंदर जाकर औरतों को अलग कर दिया जाता है और आदमियों को अलग। फिर वो ड्राइवर उन सभी को फॉर्म फिल करने के लिए देता है जिसमें इनकी हर चीज की डिटेल्स, यहाँ तक कि फेसबुक इंस्टाग्राम की ID पासवर्ड भी मांगे जाते हैं। औरतों को भी इसी तरह का फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। इनसे हर वो चीज जो इनसे जुड़ी है, जैसे इनके रिश्तेदार और वे कहाँ कहाँ रहते हैं और उनके नाम, सब कुछ इस फॉर्म के अंदर फिल करने के लिए कहा जाता है। फिर इनको बताया जाता है कि आपके फोन यहीं जमा करवा दिए हैं, आपके पुराने नंबर तोड़कर फेंक दिए जाएंगे। जब नए नंबर इशू होंगे तो आपके फोन वापस मिल जाएंगे और जितनी जल्दी हो सके अरेबिक सीख लो। फिर वे अपने साथ लाए हुए पैसे और जेवर यहाँ जमा करवा देते हैं ताकि इनकी फंडिंग में हेल्प हो सके। फिर उनमें से एक आलिया खान की फेसबुक ID खोलकर देखता है। उसमें आलिया ने मलेशिया की कुछ सिंगर्स की फोटो लगा रखी थी। वो गुस्से में पूछता है आलिया कौन है। फिर आलिया को वहाँ लाया जाता है। वो कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए और इसके शोहर को भी शर्म आनी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। ध्यान रहे आगे से ऐसा कुछ हुआ तो माफ नहीं किया जाएगा। फिर वे पूरी फैमिली को एक बड़े से घर में शिफ्ट करने के लिए कहते हैं। उन्हें मेन बाजार के पास ही एक घर दिया जाता है। ये घर बहुत ही पुराने टाइप का था। डॉक्टर आरिफ अजमल बताता है कि इन सभी लोगों ने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं। हालांकि इनकी मार ज्यादा दूर तक तो नहीं है, लेकिन है तो सही, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब इनके पास विदेशों से भी फंडिंग होने लगी है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भी कई देशों से गुमराह हुए जवान लड़के इनके पास जाने लगे हैं और वो भी सिर्फ बेरोजगारी के चलते। वहाँ के मुट्ठी भर लोग इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। वे सुन्नी है, अपने ही लोगों का लिहाज नहीं करते। छोटी सी गलती की भी बड़े ही ब्रूटल तरीके से सजा दी जाती है। अब उनके पास फीमेल आर्मी भी है। वो हमेशा अपने पास एक हथियार रखती हैं। अगर कोई औरत उन्हें बिना हिजाब के दिखे तो वे उस हथियार से उसकी खाल खींच लेती हैं। जब भी किसी औरत को सजा देनी हो तो हर घर से औरतों को चौक पर बुला लिया जाता है और सबके सामने उस औरत को सजा दी जाती है ताकि उसका हश्र देखकर कोई भी औरत उसी तरह का गुनाह करने की हिम्मत ना करे। फिर जो भी फैमिली वहाँ जाती है, मकसूद उन सबको जाकर मिलता है और उनका स्वागत करता है। अब जिस तरह से वे अपने नए लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं, ये तरीका देखकर और लोग भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आजकल तो सभी को स्टारडम चाहिए। दूसरी तरफ मकसूद मोहसिन को उसका ऑफिस दिखाता है। मोहसिन कहता है मैं यहाँ लड़ने आया हूँ।
ऑफिस में काम करने के लिए नहीं। फिर मकसूद कहता है क्या सिर्फ लड़कर ही जंग जीती जाती है? क्या इसमें अक्ल, पैसा और स्ट्रेटेजी की कोई जरूरत नहीं होती? ये समझ लो कि आज से तुम हमारी रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बनने जा रहे हो। मोहसिन का एक भाई पायलट था, उसका नाम समीर था। उसे उसके काम के अनुसार डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। डॉक्टर अविनाश को कहता है कि अगर तुम इनायत की बेटी को वहाँ से निकालना चाहते हो तो दो बातें हमेशा याद रखना। एक तो ये कि ये नामुमकिन है, दूसरी ये कि तुम ऑलरेडी लेट हो। दूसरी तरफ रविंदर सेतु इनायत खान की पत्नी से मिलने जाता है। वो पूछता है तुम्हारे हस्बैंड ने खुद की जान देकर किसको संदेशा भेजा है? क्या आप मुझे बता सकती हैं ये क्या माजरा है? वो कहती है मेरे पति ने सुसाइड कर ली, मेरी बेटी मिसिंग है, बस यही है जो है। फिर वहाँ से निकलकर वो अपने आदमी को फोन करता है और कहता है कि मुझे इनायत खान की पूरी कुंडली निकाल कर दे। कौन उसका दोस्त था, कहाँ कहाँ वो फोन करता था, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर चीज छान मार। दूसरी तरफ जब मोहसिन अपने घर आता है तो आलिया उससे पूछती है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने शादी से पहले ही सब कुछ तय कर लिया था ना? मोहसिन कहता है तुम कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं पड़ा उस जिल्लत भरी जिंदगी में। लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़के नशे में पड़ रहे हैं, इस्लाम खतरे में है। आलिया कहती है मोहसिन ये हमारा इस्लाम नहीं है, हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है जो हमारे देश में है। तभी मोहसिन की नजर टेबल पर पड़े परफ्यूम पर जाती है और फिर गुस्से में आकर वो परफ्यूम की बोतल तोड़ देता है और कहता है कि इस्लाम में ये हराम है। फिर वो आलिया को एक झापड़ देता है और बत्ती बुझाकर सो जाता है। फिर आधी रात को आलिया धीरे से उठती है और अपने बैग में से अपना फोन निकालती है। उसके फोन की बैटरी डाउन होने के कारण फोन बंद पड़ा था। फिर वो धीरे से अपने शोहर के बैग में से उसका चार्जर निकालती है। फिर जब फोन में 3-4% बैटरी हो जाती है तो चार्जर को वो वापस वहीं पर रख देती है। फिर वो बाथरूम में जाती है और उसके बाद वो अपने पापा के फोन पर मैसेज करती है कि मैं सीरिया में हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल लो। गलती से मेरा ये इंडियन वाला फोन मेरे पास रह गया है, लेकिन पता नहीं इसमें कितना बैलेंस है और ये कब तक चलेगा। तभी फोन स्विच ऑफ हो जाता है। जब ये मैसेज उसकी माँ पढ़ती है तो वो आलिया को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। फिर वो ये बात अविनाश को बताती है। दूसरी तरफ आलिया चुपके से वापस रूम से बाहर जाती है और उस फोन को स्टेफरी के पैकेट में रख देती है क्योंकि उसे पता था यहाँ कोई चेक नहीं करेगा। अगले सीन में हम फरहद खाला को देखते हैं। वो अपने लैपटॉप में VPN लगाकर सीरिया बात करती है और बताती है कि फजल फैमिली में कोई ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। फिर वो अविनाश की फोटो और उससे जुड़ी न्यूज कटिंग भी भेज देती है। जब अविनाश सबीना भाभी के पास जाता है तो कहता है कि अच्छा हुआ उसने फोन बंद कर दिया था, वरना वो फंस सकती थी। फिर वो कहता है भाभी अब की बार आलिया से बात हो तो उसे कहना कभी भी कॉल ना करे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वो कॉल करेगी तो उनका सिस्टम 1 मिनट में उसे पकड़ लेगा। दूसरा, कभी भी टेक्स्ट मैसेज से बात करो तो रात 11 बजे के करीब करना, वहाँ वो ही समय अजान का होता है। और कभी भी 3 मिनट से ज्यादा बात मत करना। और सबसे जरूरी बात, उसे इनायत भाई के बारे में कुछ मत बताना। आप भी एक कीपैड वाला नया फोन ले लीजिए और नया नंबर भी। जब भी बात करो उसी से करना। मैं भी वापस जा रहा हूँ, आपको वहाँ जाकर नया नंबर भेज दूंगा। वो नंबर आप आलिया को भी दे देना। मुझे वापस जाना होगा क्योंकि यहाँ से मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जब अविनाश वापस जाने लगता है तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है, उसके साथ कुछ गुंडे भी थे। वो बताता है कि इनायत की तरह ये तेरे हाथ पैर भी तोड़ देंगे और गायब हो जाएंगे। पुलिस वाले को यहाँ होम मिनिस्टर DK पाटिल ने भेजा था क्योंकि अविनाश उसको लाफा मार के गायब हो गया था। फिर अविनाश उन सबको तबीयत से धोता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन सबीना अपनी बेटी को नया नंबर दे देती है और कहती है कि अविनाश अंकल तुम्हें निकाल लेंगे, लेकिन उसकी बेटी जज्बाती हो जाती है। वो अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाती है कि मुझे अभी निकालो। वो अपनी माँ से ये समझकर बात कर रही थी कि वो अपने पापा से बात कर रही है। उसकी माँ कहती है बेटा 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन आलिया फोन रखने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर सबीना कहती है जल्दी से अपने मैसेज डिलीट कर दो और अपना फोन स्विच ऑफ करके वापस वहीं रख दो। फिर उसकी माँ ही फोन ऑफ कर देती है। उसे पता था उसकी बेटी ऐसे फोन नहीं रखने वाली। तभी वहाँ उसका शोहर आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं जब आलिया अपनी माँ से बात कर रही थी, ठीक उसी समय उसका शोहर आ जाता है। फिर आलिया अपना हाथ और चेहरा गीला करके फोन को टॉवल के अंदर छिपा लेती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। जब मोहसिन बाथरूम की तलाशी लेता है तब आलिया फोन को छुपा देती है। फिर मोहसिन बाहर आकर सो जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अविनाश की वाइफ पागल कैसे हुई। दरअसल 8 साल पहले उसकी नौकरी जाने के बाद अविनाश इंडिया का मैच देख रहा था और दारू पी रहा था। तभी पानी खत्म होने पर वो अपनी वाइफ से पानी मांगता है। फिर हर पत्नी की तरह उसकी पत्नी भी लेक्चर देने लगती है कि एक तो नौकरी नहीं है, ऊपर से तुम शराब पी रहे हो। अविनाश पूछता है भूखे मर रहे हो क्या?
फिर जब वो बोतल उठाकर ले जाने लगती है तब अविनाश गुस्सा हो जाता है। फिर उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर घर छोड़ने का फैसला करती है। अविनाश को फिर भी परवाह नहीं थी। वो फिर से शराब पीने लगता है और मैच देखने लगता है। उसकी वाइफ गुस्से में नीचे जाती है और अपने बेटे को कार में बिठा देती है। उसके बेटे का टेडी बियर बाहर ही गिर जाता है। जब वो अपने डैडी को उठाने जाता है तो ठीक उसी समय उसकी माँ कार बैक कर देती है और उसका बेटा कार के नीचे आकर खत्म हो जाता है। इस घटना को वो कभी भुला नहीं पाई और तब से ही उसके दिमाग का इलाज चल रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। रविंदर सेतु को पता चलता है कि ये आदमी रात को सबीना से मिलने गया था। दबे और उसके आदमियों ने उसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसने अकेले ही सभी को पीट डाला। सेतु कहता है एक आदमी दबे के पीछे लगा और एक आदमी इसके। फिर अविनाश अपने लिए एक नया नंबर खरीदता है और फिर ये नंबर सबीना भाभी को भेज देता है। दूसरी तरफ दबे डॉक्टर आरिफ अजमल के पास जाता है और अविनाश के बारे में पूछताछ करता है। डॉक्टर आरिफ कहते हैं वो जहाँ से आया था वापिस चला गया, अब जाकर एयरपोर्ट से पता करो। फिर दबे उसके बारे में डिटेल से बताने को कहता है। डॉक्टर आरिफ कहते हैं कि अगर मैंने उसके बारे में तुम्हें कुछ भी बताया तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी ठोक डालेगा। दबे कहता है होम मिनिस्टर डीके पाटिल डायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं इस केस में। डॉक्टर आरिफ बताता है कि अविनाश ने मुंबई पुलिस से भागकर एक ऐसी संस्था ज्वाइन की जिसमें सभी या तो एक्स आर्मी मैन है या फिर पुलिसमैन। मतलब समझो कि 25 से 30 टेररिस्ट इलीगली किसी मुल्क में घुस गए और वो पकड़े गए। ना पासपोर्ट ना वीजा। अब उस मुल्क को एम्बेसी या बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं जाना, नहीं तो बेवजह ह्यूमन राइट्स फलाना ढिमकाना सब कुछ झेलना पड़ता है। ऐसे में एक रेडिएशन फ्लाइट चुपचाप उस मुल्क के किसी नॉन कमर्शियल एयरफील्ड पर उतरता है और उन टेररिस्ट का सफाया कर देता है, वो भी अनऑफिशियली। ये है अविनाश। अब जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और पाटिल साहब को बताओ। अविनाश आज एक अलग लेवल पर है। अब की बार उसके साथ उलझे तो बहुत पछताओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अविनाश CNN की ऑफिशियल वेबसाइट पर ईमेल भेजता है जिसमें वो बताता है कि US से ट्रेंड पायलट समीर फजल ने अपनी फैमिली के साथ ISIS ज्वाइन कर ली है। फिर वो डॉक्टर आरिफ को बताता है कि इस मेल के कारण CIA भी अलर्ट हो जाएगी। तभी उसके पास USA से CIA एजेंसी से फोन आता है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस मिस्टर बर्ट राफेल कहते हैं हमें आपकी भेजी हुई मेल के बारे में जानकारी मिली है, क्या ये सही है? अविनाश कहता है जी हाँ। मिस्टर बर्ट कहते हैं कि अगर ये गलत हुई तो हम आपके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। फिर अविनाश डॉक्टर आरिफ को बताते हैं कि CIA ने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है। फिर अविनाश बताता है कि अमेरिकन कंसुलेट पर अटैक की जिम्मेदारी ISIS ने ली है, कुछ किया तो है नहीं, फ्री की पब्लिसिटी मिल गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि मकसूद समीर के पास जाता है। फिर वो उसे अविनाश की फोटो दिखाकर पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? समीर मना कर देता है। फिर मकसूद वही फोटो उसके बड़े भाइयों को दिखाता है, वे भी उसे नहीं पहचानते थे। मकसूद कहता है अपनी बीवियों से पूछो, शायद उन्हें कुछ पता हो। फिर मकसूद भाई मोहसिन के पास जाता है। वो मोहसिन से पूछता है कि तुम्हारी बीवी के फादर इनायत खान क्या पुलिस में थे? मोहसिन बताता है कि उन्हें पुलिस की जॉब छोड़े बहुत अरसा हो गया था। इंडिया में दबे होम मिनिस्टर डीके पाटिल को अविनाश के बारे में जाकर बताता है। वो बताता है कि वो पहले वाला अविनाश नहीं है, अब वो CIA, मसाद, साइड मतकल, MI जैसी एजेंसियों के लिए काम करता है। वो घंटों में अपनी बड़ी टीम खड़ी कर सकता है, कत्ल को एक्सीडेंट दिखा सकता है, न्यू मेथड, न्यू टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल पासपोर्ट्स, हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स, मॉडर्न केमिकल अटैक्स, बायोकिल्स, ये सब उसके काम का हिस्सा है। उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो भी लेगा, फिर कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। ये बात सुनकर डीके पाटिल की फट जाती है। रात को जब मोहसिन अपने घर जाता है तो मौका देकर वो अपने रूम में जाकर आलिया की अलमारी चेक करता है। तभी आलिया वहाँ आ जाती है। फिर वो दरवाजा बंद करके आलिया से पूछता है क्या तुमने घर पर किसी को फोन किया था? आलिया कहती है ना ही फोन है ना ही लैपटॉप, कैसे फोन करूंगी? फिर मोहसिन बताता है कि तुम्हारे अब्बू नेक राह पर निकल गए, उन्होंने अमेरिकन कंसुलेट के सामने अटैक करने की कोशिश की और मारे गए, लेकिन तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं करना चाहिए, वो शहीद हो गए हैं। फिर वो अविनाश के बारे में पूछता है। वो कहती है कि ये अविनाश अंकल है, 8 साल पहले ही इंडिया छोड़कर चले गए थे। फिर मोहसिन वहाँ से चला जाता है। फिर रात को आलिया जब बाथरूम में जाती है तो वो मैसेज करके पूछती है कि पापा मोहसिन मजाक कर रहा था ना, आप ठीक तो हो ना? उसकी माँ बता देती है कि तुम्हारे पापा नहीं रहे। उस रात वो बहुत रोती है। उसकी माँ उसे अविनाश अंकल का नंबर भेज देती है और कहती है कि तुम कांटेक्ट मत करना, वही कांटेक्ट करेंगे, हिम्मत मत हारना, वही तुम्हें इस नर्क से बाहर निकालेंगे। अगले दिन मोहसिन मकसूद भाई के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देता है। फिर वो मकसूद भाई को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, आपको सुनना चाहिए। ठीक उसी समय जो औरतें वहाँ नई नई आई थी उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए बुलाया जाता है। फिर वहाँ से जाते समय आलिया मार्केट की वीडियो बनाने की कोशिश करती है। इस बात का वो किसी को भी पता नहीं लगने देती। दूसरी तरफ मोहसिन रक्का शहर में जाकर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में अटैक करने का प्लान बताता है और इस प्लान को
वो खुद अपनी बीवी के साथ जाकर पूरा करने की बात करता है। उसका भाई कहता है सुसाइड बॉम्ब। मकसूद कहता है घटिया बात मत करो, ये सीधा हमला है, इस्लाम में खुदकुशी गुनाह है। फिर मोहसिन का बड़ा भाई खालिद कहता है कि इस काम को अंजाम मैं और मेरी बीवी देंगे। मोहसिन कहता है प्लान मेरा है तो हम जाएंगे। दूसरी तरफ जो लेडी आलिया के साथ जा रही थी वो पंजाबी फैमिली से थी। वो बताती है कि मेरी शादी इंग्लैंड में हुई थी और मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ ले आए, पर कोई ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर वे थोड़ा हंसने लगती है। तभी पास में खड़ी लेडी अपने हथियार से उसको चुप करा देती है और ये बेहुदा हरकतें करने के लिए मना करती है, यानी हंसने के लिए। फिर इन दोनों को अपने जिंदा होने पर भी गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये जन्नत में से निकलकर नरक में आ गई थी। अगले सीन में हम मिस्टर बर्ड रफेल को देखते हैं। उसके पास उसकी कुलीग राधा बख्शी आती है। वो बताती है कि मैंने पता लगाया है, फजल फैमिली करीब 6 हफ्ते पहले सीरिया आ गई थी। समीर भी उनमें से एक ही है जिसने यूएस से पायलट की डिग्री हासिल की थी। मिस्टर बर्ड कहते हैं कि इसका मतलब अविनाश सच कह रहा था। फिर राधा बख्शी अविनाश को कांटेक्ट करती है और उसे कल सुबह 11 बजे बताए हुए एड्रेस पर आने को कहती है। उसके बाद अविनाश सबीना भाभी के पास फोन करता है। वो कहती है कि वो लोग तुम्हारे बारे में सारी बातें जानते हैं। वे लोग आलिया को तुम्हारी फोटो दिखाकर पूछ रहे थे क्या वो तुम्हें जानती है। आलिया ने पहचान कर बात टाल दी। उसे अपने पापा के बारे में भी पता चल गया है। फिर अविनाश कहता है कि अगर आलिया ने कुछ भेजा है तो मेरे पास भेजिए, उससे बात करते रहिए वरना वो डिमोटिवेट हो जाएगी। रात को फजल फैमिली में तीनों भाइयों में यही डिस्कस हो रहा था कि कुर्बानी देने कौन जाएगा। फिर आलिया के आते ही सब चुप कर जाते हैं। फिर आलिया पूछती है कि ये कहाँ जाने की बात कर रहे थे। फिर उसकी भाभी कहती है कि मैं और खालिद भाई रक्का जा रहे हैं। फिर आलिया अपनी मम्मी को बताती है कि पूरी फैमिली मुझसे दूर दूर रहती है, वे मुझसे हर बात छुपाते हैं। उसकी माँ कहती है कि अच्छा ही है, उनसे तो पहले ही दूर रहना चाहिए था। अगले दिन सुबह अविनाश मिस्टर बर्ड और राधा बख्शी से जाकर मिलता है। फिर वो उन्हें फजल फैमिली के बारे में डिटेल्स देता है। उसमें हर चीज डिटेल से लिखी हुई थी। वे अविनाश से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो। वो बताता है कि मैं फ्रीलांसर हूँ। मिस्टर बर्ड पूछता है तुम हमसे क्या चाहते हो। अविनाश कहता है आपने जो इस फाइल में तस्वीरें देखी है वे उस फैमिली की सबसे छोटी बहू ने खींची है। उसकी अभी अभी मैरिज हुई थी और बिना बताए उसको सीरिया ले जाया गया है। राधा बख्शी कहती है कि हमें तो वो पायलट चाहिए। अविनाश कहता है आलिया आपको पायलट तक भी पहुंचाएगी। मैं चाहता हूं आप इस काम में हमारी हेल्प करें। अगर नहीं भी करोगे तो भी मैं आलिया को तो बाहर निकाल कर ही रहूंगा। फिर अविनाश वहां से चला जाता है। फिर रात को जब सबीना के घर के बाहर पहरा दे रहे पुलिस वाले सो रहे थे तब वहां पर फरद खाला आती है। वो सबीना को कहती है कि मैं आपकी बेटी की हिफाजत की गारंटी हूँ। फिर सबीना उसे अंदर ले जाती है। वो कहती है बेटी का पता लगाने और उसे वापस बुलाने में उसकी जान जा सकती है। अपने पुराने पुलिस वाले दोस्त को यहीं रोक लीजिए। सबीना कहती है वो मेरे शोहर का मातम मनाने आए थे। खाला कहती है मातम मनाने तुम्हारे घर आना चाहिए था, मेरे घर क्यों आया। सबीना कहती है मुझे इस बात का नहीं पता। खाला कहती है आपके शोहर नेक राह पर शहीद हुए हैं, आपकी बेटी भी नेक राह पर चल रही है, बेहतर होगा आप भी नेक राह पर चलें। सबीना कहती है 5 वक्त की नवाजी हूँ मैं, मुझे मेरे मजहब के बारे में सिखाने की कोई जरूरत नहीं। फिर खाला वहाँ से चली जाती है। तभी रविंदर सेतु डॉक्टर आरिफ अजमल के पास जाता है और आलिया बाथरूम में जाती है। जब वो अपना फोन ऑन करके देखती है तो एक नए नंबर से उसके पास मैसेज आता है, कॉल मी। फिर वो उस नंबर पर कॉल करके देखती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि ये नंबर किसका था और आलिया ने किसको कॉल कर दी। 4th एपिसोड में हम देखते हैं कि आलिया ने जो फोन लगाया था वो फोन अविनाश का था। अपने अंकल की आवाज सुनकर आलिया रोने लगती है। वो कहती है कि पापा मारे गए और ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। अविनाश कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा और सीरिया से बाहर निकालूंगा, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हें खुद की हेल्प करनी होगी। अमेरिकन गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर टेररिस्ट को पनपने से रोकना चाहती है। CIA को टेररिस्ट की और उनकी फंडिंग्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और तुम मुझे ये इंफॉर्मेशन दोगी। अगर तुम नर्वस होगी या हिम्मत हारोगी तो जल्द ही पकड़ी जाओगी। तुम्हें शांत रहना होगा, तुम एक बहादुर लड़की हो। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और आईसिस के लिए क्या क्या करते हैं, मुझे सभी डिटेल्स चाहिए। जब जब तुम्हें बाहर जाने का मौका मिले तो बाहर जाओ, गलियों के नाम, बिल्डिंग्स के नाम सब कुछ नोट करो। फिर 3 मिनट होते ही अविनाश फोन कट कर देता है। रविंदर सेतु जो डॉक्टर आरिफ अजमल के घर गया था वहाँ वो अविनाश की फोटो दिखाकर पूछता है ये कौन है। डॉक्टर आरिफ कहते हैं अविनाश कामत। सेतु कहता है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं मिली। ऐसा लगता है इसने अपने सभी अकाउंट्स इरेज कर दिए हैं। क्या ये घोस्ट है और ये घोस्ट आपसे मिलने क्यों आया था? कौन है ये अविनाश? डॉक्टर आरिफ कहते हैं कि अगर पूछताछ करना चाहते हो तो वारंट लाने का कष्ट करना होगा। सेतु कहता है मैं फिर आऊंगा।
फिर अगले दिन अविनाश डॉक्टर आरिफ को बताता है कि मेरी CIA के साथ मीटिंग सही रही। अगर CIA ने हमारी हेल्प नहीं की तो मैं चाहे कुछ भी करूं, वो मेरे खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। फिर अविनाश सबीना भाभी की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहता है। डॉक्टर आरिफ बताता है कि IBS रघुवेंद्र सेतु भी तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है। फिर अविनाश कैप्टन ब्राड के पास फोन करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। रात को आलिया मैसेज करके बताती है कि मोहसिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है। खालिद भाई, वाजिद और समीर को आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। मोहसिन और मैं रक्का जाने वाले हैं खालिद भाई और असर के साथ, लेकिन ये नहीं पता क्यों जा रहे हैं। फिर अविनाश कैप्टन ब्राड से मिलने के लिए मोरक्को जाता है। अविनाश पूछता है कि आईसीस की ऑयल इकोनॉमी में तुम्हारा क्या रोल है। कैप्टन बताता है कि उन्हें ऑयल एक्सपोर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनका सारा तेल अंदर ही खप जाता है, खूब दबा के माल कमा रहे हैं। वैसे तो एक्सपोर्ट बैन है, लेकिन हम लोग भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर सस्ता तेल खरीद ही लेते हैं। फिर अविनाश आईसीस एरिया में जाने और वहाँ से वापस आने का सारा रूट पूछता है। उसके बाद वो अपने एक दोस्त को फोन करता है और कहता है कि मुझे 21 साल की एक लड़की का डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाना है। उसका दोस्त कहता है कि जितनी जल्दी पेमेंट और डिटेल्स ट्रांसफर करोगे उतनी ही जल्दी और आसानी से ये काम हो जाएगा। फिर वो आलिया को ट्रोजन भेजता है और उसको किसी भी तरह मोहसिन के कंप्यूटर पर डाउनलोड करने के लिए कहता है। अगले दिन जब आलिया अपने परिवार की औरतों के साथ मार्केट जाती है तो वहाँ से वे एक दुकान पर जाकर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। फिर वो कंप्यूटर के साथ अपना फोन अटैच करके अपने शौहर मोहसिन की आईडी पर ट्रोजन भेज देती है। दूसरी तरफ राघवेंद्र सेतु अपने सीनियर के पास जाकर वारंट की डिमांड करता है। उसका सीनियर बताता है कि एक बार डॉक्टर आरिफ को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही इंचार्ज का ट्रांसफर हो गया। सेतु कहता है डॉक्टर बहुत कुछ जानते हैं। सीनियर कहता है तो प्यार से बात करो। तभी अविनाश अपने एक और दोस्त के पास जाता है। अविनाश कहता है कि मुझे सीरिया इराक बॉर्डर पर जाना है, किसी भी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है क्या? पटेल बताता है कि ड्राई फ्रूट, मेटल, स्पाइसेस, स्क्रैप, सिगरेट, हाउस होल्ड आइटम्स, कई चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। इसके साथ साथ वहाँ रिफ्यूजी स्मगलिंग भी चलती है, आप वहाँ भी जा सकते हो। अविनाश कहता है कि मुझे इन एंड आउट नहीं करना, निकलवाना है किसी को। फिर पटेल उसे समझाता है कि जान है तो जहान है, दूर रहो इस लफड़े से। अविनाश कहता है मेरे जिगरी यार इनायत खान की बेटी है, बहला फुसलाकर उसे वहाँ ले गए हैं। पटेल कहता है अब मैं डायरेक्ट डील नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट दे दूंगा, अब जो करोगे तुम खुद करोगे। फिर मोरक्को के एक स्लीपर सेल को अविनाश की तस्वीर भेज दी जाती है। उधर रात को जब मोहसिन अपनी आईडी खोलता है तो देखता है उसकी आईडी पर आलिया ने एक GIF फाइल भेजी हुई है। फिर वो उसे डाउनलोड कर लेता है। उसके ये फाइल डाउनलोड करते ही उसका सिस्टम हैक हो जाता है और उसके कंप्यूटर का सारा डेटा अविनाश के कंप्यूटर में आ जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर बर्ट और राधा बख्शी अपने सीनियर्स को सारा मैटर बताते हैं ताकि वो इस पर विचार कर सके। अब फजल फैमिली को उनके मोबाइल फोन्स वापस दे दिए जाते हैं। आलिया ये बात अविनाश को बताती है। अविनाश कहता है तुम सिर्फ पुराना फोन यूज करना, मुझे नाम के साथ साथ सबके नंबर्स भी टेक्स्ट करो, ये हमारे लिए यूजफुल होगा। तभी अविनाश के पास राधा बख्शी का फोन आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अविनाश उनको फजल फैमिली के सभी नए मोबाइल नंबर और नाम देता है। मिस्टर बर्ट कहता है कि अगर हमारे पास उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन हो तो शायद हम उसे रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन पहले वे पायलट की डिटेल्स और लोकेशन मांगते हैं। अविनाश कहता है मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं आया। फिर वे अविनाश को एक पेन ड्राइव देते हैं और उसके अंदर GIF फाइल थी। मिस्टर बर्ड कहता है कि ये फाइल तुम उस लड़की को भेज देना और उसको कहना कि अपने शोहर के कंप्यूटर में ओपन कर दे, फिर उसके कंप्यूटर की सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अविनाश ये पहले ही कर चुका है। फिर अविनाश एक नया फोन खरीदता है और वो GIF फाइल उस फोन के जरिए एक नए नंबर पर फॉरवर्ड कर देता है और फिर वो उस फोन को तोड़कर डस्टबिन में फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि खलीफा मकसूद को ऑर्डर देता है कि पायलट और उसके परिवार की हिफाजत हमारे लिए जरूरी है। फिर मकसूद अपने आदमियों को कहता है पायलट और उसके परिवार को हर तरह से महफूज रखना है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन उनके घर की तलाशी भी लेनी है, मोबाइल और लैपटॉप सब चेक करते रहना, क्योंकि इस फैमिली की वजह से और भी लोग हमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं और अब वो फैमिली हमें 2 शहीद भी देने जा रही है। उधर खालिद भाई अपने भाइयों से आखिरी बार मिलते हैं। असर जाते समय आलिया को कहती है मोहसिन को बेटे देना जो दीन पर कुर्बान हो सके। फिर वो रक्का के लिए निकल पड़ते हैं। आलिया और मोहसिन उन्हें छोड़ने के लिए आए थे। वे उन्हें एक चौक के बीच में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। आलिया अब भी अनजान थी कि यहाँ क्या होने जा रहा है। फिर मोहसिन उस जगह के ऑपोजिट जहां उसने अपने बड़े भाई को छोड़ा था एक छत पर जाकर खड़ा हो जाता है और मोबाइल में वीडियो शूट करने लगता है। खालिद भाई और असर एक भीड़ भाड़ वाले बाजार के अंदर चले जाते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं। उस मार्केट में विस्फोट हो जाता है और ये सब मोहसिन दूर खड़ा रिकॉर्ड कर रहा था। ये सब देखकर आलिया की रूह कांप जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।
दोस्तों अभी तक इस वेब सीरीज के 4 ही एपिसोड आए थे, इसीलिए मैंने ये 4 एपिसोड अपलोड नहीं किए थे। लेकिन अब इसके नेक्स्ट एपिसोड आ चुके हैं और मैं कोशिश करूंगा अगली ही वीडियो में मैं उनको एक्सप्लेन करके आपके लिए ला सकूं। बस मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करता हूं कि जाते जाते आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊं तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।